वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। सब जानते हैं कि इलेक्शंस हुए, हुकूमत जिसकी भी बननी थी या बन गई, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो माशी ही रहना था। वज़ीर आज़म साहब जब उन्होंने अपनी काबीना बनाने से पहले ही जो इजलास बुलाने शुरू कर दिए वो भी मईशत के हवाले से ही थे। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी काबीना बनने में भी इसमें थी कि जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं वो कौन आएंगे। नया चेहरा सामने आया, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और आते साथ ही IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत के वो शुरू हो चुके हैं। जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो अब कुछ ही हफ्तों में महीनों में ख़त्म हो जाएगा, उसके जायज़े के लिए IMF का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और बातचीत जो है वो हुकूमत से जारी है। इसी तनाज़र में जो सहाफ़ी हैं शहबाज राना साहब, उनकी एक स्टोरी छपी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने IMF को कहा है कि जो चीनी पावर प्लांट्स के लिए पैसे देने हैं उनको, वो तकरीबन कोई 400 अरब की रकम है, वो उसके लिए इजाफी बजट जो है वो मुख्तस ना करने का फ़ैसला कर लिया है और ये यकीन दहानी उन्होंने दे दी है IMF को। IMF की भी जो अभी तक इतलात सामने आई हैं, बहुत तवज्जो है एनर्जी सेक्टर के हवाले से। बिजली चोरी के ऊपर उन्होंने बात की कि ये जो एक मुहिम चलाई थी हुकूमत ने वो कितनी इफ़ेक्टिव है, इस पर सवालात पूछे गए। इसीलिए इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उन्होंने ये भी सवालात पूछे कि महंगी जो ईंधन है वो क्यों ख़रीदा गया और उसके साथ क्यों पावर प्लांट्स को चलाया गया मार्च के महीने में, जिसकी वजह से बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। और इस पे जो उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में भी चेंज की तब्दीली की है, उस पर भी IMF ने एतराज़ात की हैं। ये IMF का जो ये CPEC के हवाले से पॉइंट था, इस पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बहुत कमेंट्री हुई इस पे कि इसका इस तरह के फ़ैसले IMF के ज़रिए किस तरह किए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो एक लोकल या डोमेस्टिक हम कह सकते हैं सियासी इशू है वो NFC अवार्ड है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई कि IMF ने NFC अवार्ड के हवाले से भी सवालात उठाए हैं, जिस पे फ़ौरन जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से सवालात उठाए गए और कहा गया कि NFC अवार्ड में तब्दीली मुमकिन नहीं है। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब। माहिर मत हैं, एनर्जी सेक्टर पे एक गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी अम्मार साहब, सर सबसे पहले तो ये ज़रा हमें समझाएं कि ये चाइनीज़ पावर प्लांट्स और उनकी जो पेमेंट्स हैं वो क्या इतना आपके ख़्याल में अगर एनर्जी सेक्टर में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, बट ख़ास तौर पे ये क्यों एक ऐसा इशू है जिसका IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं उनमें जिक्र आया इतना स्पेसिफिकली या आ सकता है? जी, इसमें जो जिक्र आया था वो फिर बाद में एक डिनाइल भी आ गया था कि एक छोटी सी बात थी उसको एकदम से बहुत बड़ा कर दिया था। ऐसा नहीं बोला है मेरे ख्याल से IMF ने कि जी चाइनीज़ पावर प्लांट की पेमेंट्स बिल्कुल रोक दें, क्योंकि वो एक नेचुरल रिकरिंग पेमेंट्स हैं, उसकी वो पेमेंट्स उनको करनी पड़ेंगी ताकि वो और कोयला ले सकें। कोयला लेने के बाद वो जो है प्लांट को ऑपरेट करते रहें। तो बहुत सारी जो पेमेंट है वो तो एक्चुअली प्लांट ऑपरेशनलाइज करने के लिए या प्लांट को ऑपरेशनल रखने के लिए पेमेंट है। अगर वो पेमेंट्स करना छोड़ देंगे तो प्लांट ही बैठ जाएंगे, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं उसमें से एसेंशियली वो ऑपरेशनल पेमेंट्स हैं या वो वाली पेमेंट हैं जो कि उन्होंने कर्जे लिए हुए थे उन पावर प्लांट्स ने, और जिसकी जो गारंटी दी हुई हुकूमत पाकिस्तान ने दी हुई है उनको उस डेट को सेटल करने के लिए। तो ये तो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड पेमेंट्स होती हैं, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल इसमें रोक दें। हाँ, IMF का जो इसमें कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पूल बनाया हुआ है उसमें CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स का, उसको मत ज़्यादा भरें, हो सकता है ये उनका एक कॉन्सेप्ट हो, मगर ये जो ऑपरेशनल पेमेंट्स हैं या जो डेट की जो रीपेमेंट्स हैं वो तो करनी लाजमी बनती है क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन है हुकूमत पाकिस्तान की। तो अमर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशनल पेमेंट्स हैं उन पे कोई एतराज़ नहीं हो सकता IMF को, तो क्या इससे हम ये समझे कि कोई ऐसी पेमेंट है जिस पे उनको एतराज़ हो सकता है? इज दैट व्हाट यू आर सॉर्ट ऑफ इम्प्लाई? बिल्कुल सही है, ऐसी कोई पेमेंट नहीं है जिस पे एतराज़ हो सकती है क्योंकि सारी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स हैं ये।
जिस तरह पावर सेक्टर को बाकी दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं, जो कोल माइंस हैं, इन सबको पेमेंट्स होती हैं, इसी तरह इनको भी वैसे ही पेमेंट होगी। हाँ, एतराज इस पे हो सकता है शायद हो कि जी आउट ऑफ टर्न नहीं होनी चाहिए, जितनी सबको हो रही है उतनी भी इनको हो। मगर इस केस में ये है कि बहुत ज्यादा इनकी डिलेज भी हो गए हैं। सीपेक के जो पावर प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन कोई अमाउंट जो है अच्छा खासा इसका एक बड़ा अमाउंट हो गया है, जिसकी वजह से और जो है प्रॉब्लम आ रही है। अगर अमाउंट अभी ना दिया गया तो हो सकता है कि ये पावर प्लांट चलना ही बंद हो जाए। तो उसलिए जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा जो पेमेंट उसको करते हैं ना, ताकि एटलीस्ट द पावर प्लांट्स स्टे ऑपरेशनल। हमारे साहब ऑब्वियसली आईएमएफ के साथ ख़ास तौर पे आज या अब तक जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, एनर्जी सेक्टर पे बहुत तवज्जो दी गई है। इस दफ़े भी यही लग रहा है कि आईएमएफ सवालात पूछ रहे हैं। और सर, कमिंग बैक टू दैट, कि उन्होंने सवालात उठाए जो बिजली की कीमत बढ़ाई गई और एक बिजली चोरी मुहिम चलाई गई, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर भी सवालात उठाए गए। सर, ये कितना एक अहम मामला है, एंड आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि ऑब्वियसली हुकूमत ने बार बार इसको बहुत प्रोजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि बड़ी इफेक्टिवली गई है और बहुत हमने अपने लॉसेस कवर कर दिए हैं। अब आईएमएफ इज डजंट सीम कन्विंस्ड, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें जो होता है बिजली पे फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब तक बिजली के इशू को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप ग्रोथ के इशू को या इंडस्ट्री के इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान में उस वक्त तक ग्रोथ नहीं आ सकती सस्टेनेबल जब तक कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस वक्त तक नहीं हो सकती, सनती ग्रोथ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपकी बिजली अफोर्डेबल रेंज में ना हो जाए, बिजली सस्ती ना हो जाए। हमारा मसला ये है कि बिजली महंगी से महंगी तर होती जा रही है। वो महंगी इसलिए नहीं हो रही कि बिजली की जो जनरेशन है या उसको पैदा करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। पावर प्लांट में पैदा होने से लेके आपके घर तक जो आती है उसमें टैक्सेस और मुख्तलिफ इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बिजली की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जहां तक आईएमएफ का कहना होगा, कहना ये है कि जी आप लोग एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या कर रहे हैं और इस चीज़ को जो है वो किस तरह रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि आप अगर सिंपली ये करते हैं कि हर क्वार्टर, हर 2-3 महीने बाद आप कीमत बढ़ा दें बिजली की, और तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता, लोग और कम से कम बिजली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अगर हम पर हाउस होल्ड लेवल पे अगर बिजली के कम की कंजम्पशन देखें तो पिछले 5 से 6 साल में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि कोई ग्रोथ भी नहीं आई है और कोई बिजली भी कंज्यूम हमने ज़्यादा नहीं करी। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें बिजली कंज्यूम करना ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो एक कोर पिलर होना चाहिए, वीकी एजेंडा होना चाहिए, दैट शुड बी बिजली के रिफॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की इनएफिशिएंसीज को किस तरह खत्म करें और ये स्ट्रक्चर किस तरह बेहतर करें कि ओवरऑल बिजली की कीमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और जो सन्नती पैदावार है वो हमारी बढ़ना शुरू हो। अमार साहब, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हुकूमत की गुफ्तगू देखें तो हमें हम कह सकते हैं कि पिछले अरसे में अगर कोई इस हवाले से बात नज़र आई है तो वो सिर्फ ये है कि डिस्कोस का क्या करना है, और उसके ऊपर भी कोई वाजे हम नहीं कह सकते कि लाहे अमल नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले शुरू हुआ था कि इनको सूबों को दे दें, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सूबों को नहीं दे सकते, हम प्राइवेटाइज कर देंगे। फिर अब बात हो रही है कि कोई ठेके पे दे दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। डू यू थिंक कि इनमें से हल निकल आएगा या अब तक निकल आना चाहिए था? पिछले 16 महीने से ये हुकूमत रही थी। इसमें नहीं, 16 महीने वो एक बहुत कम टाइम है ये जो मसाइल हैं रिजॉल्व करने का। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो रेजोल्यूशन है, ये कम से कम 1.5 से 2 साल अगर इस पे बिल्कुल फोकस के साथ लगे रहें तब जाके ये होगा। क्योंकि प्राइवेटाइज करने से पहले या सूमों को देने से पहले बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जिनको आपने क्लियर आउट करना है। सबसे बड़ा एक इशू आ जाता है कि जी जो मुख्तलिफ जो लॉस मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कैस्को है, टेस्को, पेस्को, सेपको, बहुत सारी को 5-6 हैं, इनका क्या करें? इनके जो लॉसेज हैं उनको एनएफसी से एडजस्ट करें या किसी और तरीके से किया जाए उनकी एडजस्टमेंट। अगर ये एनएफसी से एडजस्टमेंट की बात आती है तो फिर उसमें और वो एक पॉलिटिकल वो आ जाता है कि ये प्रोविंशियली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिकल इशू के हाउ टू रिजॉल्व दिस। इसी तरह फिर बात आ जाती है कि जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी जो पेंशन्स हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जब जाके रिजॉल्व होंगी उसके बाद ही आप इसको या तो सूबों को दे सकते हैं या आप इसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा सकते हैं। मगर ये जो कोर इश्यूज हैं सरकार के लेवल पे, इनको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा बिफोर, इससे पहले कि आप किसी प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व करें इसमें।
अमार साहब, तो क्या अगर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन पे साल डेढ़ का आप वक्त दे रहे हैं, तो फिर पीआईए के ऊपर तो काफी अरसे से काम हो रहा है और नए फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिक्र किया उसके प्रायोरिटी वही है प्राइवेटाइज करना पीआईए। आपके ख्याल में उसको वो जल्द कर पाएंगे? उसमें भी कम से कम साल लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें होनी है, आपको अंदाजा है। उसमें भी पॉलिटिकली जो है काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और प्लस उसमें जो है उनका स्टाफ मौजूद है, पेंशन है, उनको किस तरह इन सारी चीजों को मैनेज करना है कि। और पीआई का बेताशा डेट मौजूद है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी किया है, और उसको भी वो एक रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है। डेट का मामला, एम्प्लॉयज का मामला, ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी तो जाके वो एक प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ हम बढ़ सकेंगे। और अमार साहब, एनएफसी के ऊपर हर दफे गुफ्तगू होती है कि ये एक ऐसा इशू है, कुछ लोगों के ख्याल में इसको देखना पड़ेगा अगर पाकिस्तान के जो इस वक्त माली मसाइल हैं उनको एड्रेस करना है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं, या आपको लगता है कि एनएफसी के बावजूद या उसको एक तरफ रख कर भी द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड? नहीं, आई थिंक एनएफसी इज, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, कॉप आउट है वो एक चीज के जी आप उसको बना दो, क्योंकि एक चीज नहीं रिजॉल्व हो सकती, आप बोलोगे जी इसके थ्रू हम कर दें। बहुत सारी चीजें सूबे जो हैं अपने हिसाब से भी टैक्सेस जनरेट कर सकते हैं, बेताशा कैपेसिटी है सूबों के पास टैक्सेस जनरेट करने की। फेडरल के पास बेताशा कैपेसिटी है अपने अखराजात को कम करने की। फेडरल अगर ये कहता है कि जी हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे सामने जितनी भी हमने एंटिटीज़ की बात करी है, ये पीआईए हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, इनमें बेताशा अखराजात होते हैं, तकरीबन ट्रिलियंस का जो है इनके एक्सपेंसेस होते हैं साल के। इस चीज़ को फेडरल को रिजॉल्व करना चाहिए। तो बिफोर ये सेइंग कि जी एनएफसी को हम आगे कर दें, रोल बैक कर लें या उसकी एडजस्टमेंट चेंज करें, बहुत सारे प्रोविंसेस के पास और फेडरल के पास मौके हैं कि अपने अखराजात कम करें या आमदन बढ़ाएं, बिफोर वी कैन कम एंड से कि इसमें एनएफसी का प्रोपोर्शन चेंज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है। 16 मार्च को एक दहशतगर्दी का हमला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान में। वहाँ का इलाका जो मीर अली है, वहाँ जो चेक पोस्ट थी उस पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया और पाकिस्तान फ़ौज के 2 अफसर और 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई भी की गई और 6 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। जो नमाज जनाजा थी वो आज शोहदा की अदा कर दी गई। वहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान फ़ौज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी काबीना के मेंबर्स भी मौजूद थे। ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद एक दो और भी छोटे छोटे वाक़े खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए और फिर अब आज सवेरे जो है जवाबी कार्रवाई भी हमें नज़र आई। एक तरफ तो आईएसपीआर ने यह बताया कि इतवार और पीर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई की इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी ये इत्तला आई कि हमने एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं, जिसकी कॉन्फर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन ऑफिस से भी आई है। जो इतलात पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से आई, वहाँ बताया गया वहाँ से कि पख्तिया और खोस्त में फ़ज़ाई हमले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जो हमारे दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसको ऑफिशियली कंफर्म किया है और कहा है कि ये अटैक्स कैरी जो है वो किए गए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के किए गए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, सिंह बेस्ड हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब मामलात पे। वेलकम टू द शो बासित साहब। जी सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस मामले को? काफ़ी अरसे के बाद हम कह सकते हैं, बीच में ज़रा हमें लगा जब हम सब सियासत की तरफ हमारी भी तवज्जो थी तो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी लगा कि जैसे कुछ कमी आई है। दिस इज़ ऑब्वियसली अ हाई प्रोफाइल अटैक कुछ अरसे के बाद, और फौरन पाकिस्तान की तरफ से हम कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई भी की गई है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? थैंक यू आरफा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी ये कह चुका हूँ
कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो परसिस्ट कर रहा है, यानी एंड्योर करता है, एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो जो इंटेंसिटी या वायलेंस की वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मोर और लेस वो परसिस्ट करता है। तो ये जो अटैक हुआ, यानी जो रिकरिंग वायलेंस होता है, उसके एब्स एंड फ्लोज चलते हैं। अब हमने देखा एक उसके अंदर फिर एक हाई आई है। एंड दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो उसकी कंटिन्यूटी में है जो ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स अब हमने देख लिया सिंस द तालिबान टेक ओवर। तो ये वायलेंस उसकी कंटिन्यूटी में ही है, जिसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस रीजन में वो स्ट्रांग होते गए हैं, तो रिजुविनेट होते गए हैं, और उनकी कैपेसिटीज टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस वो बढ़ती गई हैं। और वो मीर अली में जो अटैक था मिलिट्री बेस या कैंप के ऊपर, वो उसने दिखा दिया। इसका जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का, वो इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के फॉरेन रिटेलिएशन आई, और आपने देखा कि जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका जो टोन था बहुत ही क्लियर था और बहुत ही स्टर्न था। यानी ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है या बन जाएंगे, और जो सदर है, उनकी तरफ से बयान आया कि हम इसका बदला लेंगे। और फिर आपने देखा एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स था। अच्छा, इसको अगर आप उस कॉन्टिन्यूटी से देखें जो ईरान के बाद हुआ था, तो ईरान के बाद 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था इन काइंड के डिटरेंस को री इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है ईरान को, लेकिन इसके बाद एस्केलेशन नहीं चाहते। तो वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, री इस्टेब्लिश कर रहे थे डिटरेंस को। तो उस स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो फिर ये मैसेज अफगानिस्तान के लिए भी था कि अब अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान में अटैक के लिए यूज होगी तो उसका रिस्पॉन्स खाली डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि मिलिट्री भी आएगा। और हमने देखा, जैसे आपने कहा, फौरन रिस्पॉन्स आया है। तो ये इन अ वे अब जो है पैराडाइम बासित साहब, माफ करिएगा जी। आपकी बात यहाँ मैं काट रही हूँ। ये जिसको आप पैराडाइम शिफ्ट कह रहे हैं वो तो सही है, बट उसमें जो थोड़ा सा यहाँ खदशा है जिसका इजहार कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी हैं, कि ये एक किस्म की एस्केलेशन है। आपने जैसे खुद कहा कि ईरान के साथ जब ये वाकया हुआ था तो वहाँ ना तो दोनों ममालिक में से कोई ये एस्केलेशन चाहता था, और दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स भी आई उससे भी ये वाजे हो गया कि ईरान की तरफ से एक हमला हुआ, पाकिस्तान ने जवाब दिया, एंड देन दोनों तरफ से ये कोशिश थी कि मसले को हल कर लें। बट सर, यहाँ तो एस्केलेशन का खतरा है अफगानिस्तान से। लेकिन द लार्जर क्वेश्चन इज कि 3 साल में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पाकिस्तान ने ट्राई करके एग्जॉस्ट नहीं किया। पीस टॉक्स 2 बार की, 2 बार फेल हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात की, फिर डिप्लोमेसी की तालिबान के साथ कि इनको डिसआर्म कर दें, इनको यहाँ से जो है रिलोकेट कर दें फ्रॉम दी बॉर्डर एरियाज। उसके अंदर मिक्स्ड सिग्नल तालिबान देते रहे। 3 साल सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद आप देखें कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो जाने से पहले एक कॉशियस थ्रेट देती थी कि एयर स्ट्राइक एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूज करेंगे अगर ये जो तालिबान की कैलकुलस है ऑफ सपोर्टिंग टीटीपी वो चेंज नहीं होती। लेकिन ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और राना सनाउल्लाह ने ऐसे बयान दिए, लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स हुई नहीं थी। अब उन्होंने कर दी है, क्योंकि मेरा ख्याल है एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे ये चले गए हैं। लार्जर क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान की रियासत के पास बिल्कुल ठीक, मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बासित साहब माफ करिएगा, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अब्दुल बासित साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब से। हम उनसे बात कर रहे हैं जो अटैक हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी टेररिज्म के हवाले से, और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। न सिर्फ पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ जगहों को टारगेट किया गया। एयर स्ट्राइक्स कहा जा रहा है कि वहाँ की गई। हमारे साथ अब ताहिर खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, अभी हम अब्दुल बासित साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अमंग अदर थिंग्स दैट ही सेड, उन्होंने कहा कि अब ये पाकिस्तान के पास और अब ऑप्शंस थी ही कोई नहीं।
ये करना ही करना था, अटैक जो था अक्रॉस द बॉर्डर। पर सर आप इसको अगर अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो अब किस तरह देखेंगे इस अटैक को, और उनकी तरफ से क्या हमें अब एक रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के। मेरी नज़र में हाँ, क्योंकि अफ़गान तालिबान उस तरह नहीं है जिस तरह की माजी की हुकूमत अफ़गानिस्तान में हुआ करती थी, कि एक सिस्टम था, एक निज़ाम था, और इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान तो बड़ा एक जामे निज़ाम भी बना था 2.5 लाख का, जिसमें फ़ौजी और इंटेलिजेंस अफसरान और फिर इस तरह के तिजारत के और फ़ॉरेन ऑफिस के, तो वो निज़ाम अभी मौजूद है, लेकिन बहरहाल उनसे दोनों ने शायद काम नहीं लिया। तो ये वाला, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो एक्शन किया है, पाकिस्तान के पास दलाइल हैं, जिस तरह की वज़ारत ख़ारिजा के बयान में काफ़ी सारे दलाइल दिए हैं कि जी 2 साल तक पाकिस्तान अपनी तशवीश का इज़हार करता रहा, लेकिन तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने, यानी दलाइल तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन एक सवाल बनता है कि क्या ये जो काम हुआ है और उन्होंने जो रिएक्शन किया है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है बॉर्डर एरियाज़ में, और तो क्या इस काम से हम कोई हासिल कर सकेंगे, या जो चंद दिनों में वहाँ राब्ते हुए थे कि हमारे जो वहाँ नाज़िमुल उमूर साहब कंदहार गए, मुल्ला शीरीन से मुलाकात हुई, अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार साहब से फ़ोन पे बात की है, और तमाम जो वहाँ बयानात जारी हुए हैं यहाँ से या वहाँ से, तो उसमें एक अच्छे ताल्लुकात की और वसी देने की, तोसी देने की ताल्लुकात को, तो फिर उसका क्या होगा? और फिर सियासी हुकूमत अभी चंद ही हफ्ते हुए हैं इसके, तो हमने अगर इस तरह आगाज़ कर दिया है तो फिर क्या हम अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल हिंदुस्तान वाला सलूक करें? ये भी फिर सोचना पड़ेगा। उसमें कोई शक नहीं है कि हमले यहाँ हुए हैं, पाकिस्तान में मायूसी है, पाकिस्तान में मतलब है कि जिस तरह के फॉरेन ऑफिस के बयान में है, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि इसी तरह क्या हम मतलब है कि मसले का हल निकाल लेंगे, या शायद अफगानिस्तान के साथ हमारी पेचीदगी बढ़ेगी। बासित साहब, बिकॉज आपका ज़रा जो व्यू था इस सारे मामले पे वो मुख्तलिफ था, तो अब ताहिर साहब जो सवाल उठा रहे हैं सर, आप इनको किस तरह देखेंगे? यही कि एक तरफ आपने कहा कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस और कौन सी रह गई थी, मगर दूसरी तरफ जैसे ताहिर साहब कह रहे हैं कि पिछले दिनों में जो एक ताल्लुकात रहे बिटवीन द टू स्टेट्स, और इसहाक डार साहब को कॉल भी की, उनसे गुफ्तगू भी की, तो एक तरफ वो और एक तरफ इतनी अग्रेशन, हाउ विल दिस गो अलोंग? देखिए, करने की कोशिश क्या थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली कर क्या रहे हैं, यानी वो डिटरेंस बाय पनिशमेंट कर रहे हैं, कि पनिश कर रहे हैं टू डिटर के यहाँ से अटैक ना आए, और इन डूइंग सो वो करना ये चाह रहे हैं कि जो तालिबान की कॉस्ट है ऑफ होस्टिंग टीटीपी उसको पाकिस्तान प्रोहिबिटिवली बढ़ाना चाह रहा है। यानी अगर टीटीपी अफगानिस्तान में रहती रहेगी और तालिबान के ऊपर उनका वही अमरेला रहेगा जो मौजूद है, और उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा या कोई ताउन पाकिस्तान से तालिबान की रिजीम नहीं करेगी, तो अब उसकी एक कॉस्ट है जो उसको पाकिस्तान ऊपर करना चाह रहा है। तो करने की तो ये कोशिश है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि उसके जो इंटेंडेड और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो ताहिर साहब ने इशारा किया और जो आप भी सवाल में पूछ रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अगर ये एस्केलेशन लैडर पे चीज चढ़ जाती है, यानी एक स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक, रिटेलिएशन, काउंटर रिटेलिएशन का एक चेन रिएक्शन चलता है, तो ये फिर चीजें कहाँ जाके रुकेंगी? तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और मैं आई टोटली एग्री विद यू कि इसके जो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ भी करनी थी। या तो आप देखें, अगर आप ऑन एवरेज देखें तो पर वीक 3 से 4 मिलिट्री कैजुअलिटीज पाकिस्तान उठा रहा है, ये वार टाइम की कैजुअलिटीज होती हैं। तो क्या आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर उसको प्रोटेस्ट करके बैठ जाएंगे कि ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो ताहिर साहब ने बातें की, पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही थी, ताल्लुकात को वसी करने की बात, क्वेश्चन अपनी जगह पे सवाल मौजूद है कि इन सारी डेवलपमेंट्स के बावजूद क्या टीटीपी के ऊपर किसी किस्म का ताउन जो पाकिस्तान को तालिबान के रिजीम से दरकार है वो मिला? उसका जवाब नफी में है। टेक्निकली वो कुछ चीजें करते हैं इधर उधर, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। घूम फिर के उनकी बात वहीं पे आती है कि जी आप इनसे मुज़ाकरात कर लें, और पाकिस्तान के मुतालबात उधर ही खड़े हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए मौजूद नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
हम एक ऐसी टेरिटरी में के अंदर अब आ गए हैं जहां पे इसके जो है वो सवाल ज्यादा और जवाब अब कम है, लेकिन वी हैव रीच्ड बिल्कुल देयर, ठीक। तो आई थिंक वी आर देयर नाउ। ओके ओके ताहिर साहब, सर स्लाइटली डिफरेंट इशू, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जिक्र हो रहा है। ऑब्वियसली जो ये दहशतगर्दी का हमला था और जो टारगेट किए गए जो पाकिस्तान फौज की तरफ से जिन इलाकों को या जिन लोगों को टारगेट किया गया, हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है, क्या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी क्या ज़्यादा मौसर हो गया है इन दहशतगर्दी के हमलों में? कोऑपरेशन है दोनों के दरमियान, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद था, महदूद है, और लेकिन अब तो खैर वहाँ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कभी भी टीटीपी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि जब टीटीपी के लोग जनूबी वजीरिस्तान से निकले, दीगर जगहों से निकले, सवात से, मलकंड से, खैबर से, जगह जगह से, तो वो जब शुमाली वजीरिस्तान आए थे तो एक लिहाज से हाफिज गुल बहादुर के उस वक्त वो मेहमान थे, यानी उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया वहां पर आने का। तो बहरहाल एक ताल्लुक तो वो है। अब चूंकि हालात तब्दील हैं, अब अफगानिस्तान का मसला है, तो एक बात जो मुझे थोड़ी सी वजारत खारिजा के बयान में है, ये बड़ी अहम है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, जिसमें कहा गया है कि जो रूलिंग वहां पर रूलर्स है अफगानिस्तान के तालिबान के, उसमें कुछ लोग, कई एलिमेंट्स जो है वो अफगान ये टीटीपी वगैरह को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यही मुझे खतरा था, और जब पाकिस्तान ने खुद कह दिया, मैं जब टीटीपी के लोगों से बात करता हूं, कभी कभी जब उनसे डिबेट हम करते हैं, वो भी एक बात करते हैं कि अब वो जो माजी वाले एक सोच हुआ करती थी कि टीटीपी जो है अफगान तालिबान के साथ बैत किया है और जिहादी सोच है, जंग लड़ी है, वो अब सेकंड उस पर चला गया। अब सबसे अहम यह है कि वो खुद भी कहते हैं कि अफगान तालिबान के लिए अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब होते हैं तो अफगान तालिबान की ख्वाहिश होगी कि टीटीपी और ये दीगर ग्रुप्स एंटी पाकिस्तान ये वहां पर स्ट्रांग हो। तो ये वाला अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज मेरी नजर में, वैसे तो हमले हैं, बढ़ गया है सिक्योरिटी मामला, लेकिन ये जो प्रॉक्सी की लफ्ज खुद पाकिस्तान ने आज इस्तेमाल किया है, और टीटीपी भी इस पर बड़ी खुश है जब हम उनसे बात करते, ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने देखना है कि किस तरीके से, अगर अफगान तालिबान भी आपके उस पर आ गए, आपके खिलाफ भी टीटीपी ऑलरेडी है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हो गया, दीगर ग्रुप है, दाइश है, तो फिर तो मेरे ख्याल में हमें फिर स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि अब जो नई हुकूमत आई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है बहुत सियासी, तो सिक्योरिटी इश्यूज के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अब देखना इम्तिहान है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ते हैं और उसको हल करने की तरफ हम जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।